हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अपन कर रहे हैं तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। आज बारी है और अब बारी है मेंबर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5, मेंबर नंबर 5, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी सॉल्विंग इट। ये मेंबर इकलौता ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है और इसी टॉपिक के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। मेंबर नंबर 5 और मेंबर नंबर 6, ये दोनों जो टॉपिक है, जो लास्ट के टॉपिक अभी अपने बचे हुए हैं, इन दोनों टॉपिक से ही 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन आया तो इन दोनों टॉपिक से ही आएगा। इससे पहले वाले के जो टॉपिक्स है वो 1-2 नंबर के लिए ठीक है, लेकिन अपन को तो पूरे 100 नंबर की तैयारी करनी है, तो सारी चीज़ें पढ़नी तो है। तो अपन ने देख लिया था जब अपन ने मनी के फंक्शंस पढ़े थे स्टार्टिंग में। सबसे पहले मनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होती है? मनी इज व्हाट इट डज। पैसा वो है जो पैसा करता है। क्या करता है? दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये मनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो मैंने तुम्हें ओरिजिन के टाइम पे, इवोल्यूशन के टाइम पे ही बताया था कि सपोज करो तुम्हारे घर में कोई सी चीज़ खराब होगी। ठीक है, जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी तुम्हारे घर में एसी खराब हो गया। तुम एसी को, तुम्हारे पास जो एसी है वो विंडो एसी है। विंडो एसी की जगह तुम स्प्लिट एसी लाते हो, क्योंकि विंडो एसी में तुम्हारे कुछ ना कुछ खराबी आती जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कार का तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया, तो तुमने क्या करा? म्यूजिक सिस्टम को बदल दिया। अपन एक चीज़ को जब रिप्लेस करते हैं, किसी भी चीज़ को जब अपन रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस क्यों करते हैं? जैसे मैंने x को y से रिप्लेस करा, तो x में जो कमियां हो वो कमियां y में फंक्शन के तौर पे काम करें। मेरे पास पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी था, उसकी जगह मैं कलर टीवी लाया। तो ब्लैक एंड वाइट की जगह मैं कलर लाया हूं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में जो कमियां थी वो कलर टीवी क्या कर देता है? दूर कर देता है। उसकी जगह मैं स्मार्ट टीवी लाया, क्योंकि जो सिर्फ नॉर्मल कलर टीवी में जो कमियां थी वो स्मार्ट टीवी क्या है? दूर कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है? अपन ने मनी को रिप्लेस करा किससे? बार्टर सिस्टम से, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी वो मनी के क्या बन गए? फंक्शन। तो यहां पे अपन दोनों चीजों को पैरेलल चलाते हैं। किन दोनों चीजों को? बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स और उन ड्रॉबैक्स को मनी के फंक्शन ने कैसे रिप्लेस करा। तो ये दोनों जो चीजें साथ में चलती है, ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा 4 नंबर का, और 1 पॉइंट पूछा जाता है। कोई सा भी 1 पॉइंट पूछा जाएगा। जैसे कि पूछ लिया भैया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तुम्हारा जो बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है, इसको मनी के कौन से फंक्शन ने सॉल्व करा और कैसे। तो तुम्हें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट समझाना है, उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन जो है मनी का वो समझाना है। ठीक है, या फिर एक केस स्टडी दे देंगे जिसमें तुम्हें पता करना है कि कौन सा ड्रॉबैक है इसमें बार्टर सिस्टम का। फिर तुम्हें बोलेंगे कि एक्सप्लेन द अबाउट ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ मनी हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उसमें भी सेम चीज करनी है, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक समझाना है और मनी का वो फंक्शन समझाना है जो उसमें स्टेट करा हुआ है। हुआ क्लियर? बहुत इजी है, लल्लू टॉपिक है ये, कुछ भी नहीं है, लेंदी जरूर है लेकिन लल्लू है। तो सबसे पहला आता है तुम्हारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये 4 है, वैसे 5 है, जिसको अपन ने किस में डिवाइड कर दिया? कितने में? 4 में। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको कौन से ड्रॉबैक ने दूर करा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हारे बार्टर सिस्टम की थी वो क्या थी? बार्टर सिस्टम जो अपन ने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेरे पास चावल है, मैं चावल लेके गया उस आदमी के पास, मुझे क्या चाहिए था बदले में? दाल। ठीक है, तो मैं उस आदमी के पास जाऊंगा जिसके पास दाल हो, वो दाल मुझे देने को तैयार हो। देखो, एक्स मेरे पास क्या है? चावल। ठीक है, मैं किसके पास जाऊंगा? वाई के पास। उसके पास क्या होनी चाहिए? दाल। ठीक है, तो मैंने इससे दाल ले ली। अब मैंने क्या कर लिया? यहां पे परचेज कर लिया। तुम अभी जब परचेज करते हो तो बदले में क्या देते हो? पैसे। लेकिन पैसे तो होते ही नहीं थे, उसके पास क्या है? चावल। सिर्फ ये चीज अगर होगी तो ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वाई को तो बदले में कुछ मिला ही नहीं ना। वाई को क्या मिला? उनसे
वाया से तुमने दाल ले लिया, लेकिन उसको बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो यहां पर अगर वो तुम्हारे चावल लेने को रेडी हो, उतनी ही क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी तुम देने को तैयार हो, और उसी क्वालिटी के चावल जिस क्वालिटी के तुम देने को तैयार हो, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था। तो यहां पर परचेज और सेल दोनों क्या होते थे? एक साथ चलते थे, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं। अभी तुम मार्केट में गए, रुपए दिए, चावल लिए, वो आदमी मार्केट में गया, रुपए दिए, दाल लिए। तो यहाँ पे परचेज एक साथ नहीं होता था। अभी के टाइम पे परचेज एक साथ नहीं होता है, परचेज और सेल एक साथ नहीं होता, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे अगर तुम चावल लोगे तो तुम्हें दाल भी खरीदनी पड़ेगी, या दाल बेच रहे हो तो चावल खरीदने पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ लेते हो तो कुछ ना कुछ देते भी हो, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती थी किसकी? बार्टर सिस्टम की। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सिंपल है यार, इसको हिंदी में कर दो। डबल का मतलब क्या होता है? दोगुना, दुगनी, दोहरी तरफ से, ठीक है। कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? इत्तेफाक। किसका? वांट्स का, मतलब जरूरत का। मतलब दोहरी तरफ से इत्तेफाक होना चाहिए जरूरतों का। मुझे चावल देने हैं तो तुम्हें भी चावल दे, मुझे चावल अगर तुम्हें देने हैं तो तुम्हें चावल खरीदने होने चाहिए, और बदले में तुम्हें क्या देना है? मुझे दाल। तो ये डबल कोइंसिडेंस होना जरूरी था बार्टर सिस्टम के टाइम पे। अभी के टाइम पे ये चीजें जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब ये देखो, इसको क्या चाहिए? इसको व्हीट चाहिए। क्या चाहिए इसको? गेहूं। और इसके पास क्या है? शूज। यानी कि ये जूते बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, ठीक है। अब यहां पे इसके पास तीन महापुरुष आएंगे। एक के पास क्या है? एप्पल। दूसरे के पास क्या है? बनाना। और तीसरे के पास क्या है? व्हीट। तो इसके काम का कौन है? इसको क्या चाहिए? व्हीट चाहिए। एप्पल चाहिए क्या? नहीं। इसको बनाना चाहिए क्या? नहीं। इसको क्या चाहिए? व्हीट। गेहूं चाहिए। तो ये इसके काम का है, तीसरा इंसान इसके काम का है। लेकिन अगर इस तीसरे इंसान को जूते की जगह एप्पल चाहिए हो तो, अगर इस तीसरे इंसान को जूते की जगह बनाना चाहिए हो तो, अगर इस तीसरे इंसान को जूते की जगह चप्पल, घर, बंगला, गाड़ी, कुछ भी XYZ चीज चाहिए हो तो यहां पे प्रॉब्लम अराइज होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। आई बात समझ में? लेकिन इन तीनों को क्या चाहिए? जूते। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पे ABC, इन तीनों इंसान के काम का कौन है? ये इंसान। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? जूते। ये तीनों इसके पास जाएंगे कि भैया मुझे जूते दे दो, मेरे एप्पल ले लो, मेरे बनाना ले लो, मेरे व्हीट ले लो। तो इसके काम का पहला इंसान है क्या? नहीं। दूसरा इंसान है क्या? नहीं। तीसरा इंसान है क्या? हाँ। तो तीसरे इंसान को क्या मिल गए भैया? तीसरे इंसान को जूते भी मिल गए और इसको गेहूं भी मिल गए। हुआ क्लियर? तो ये कहलाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती थी। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती थी? कि भैया सेल और परचेज दोनों क्या होगा? एक साथ होगा। अभी तुम मार्केट में जाओगे, कोई सी भी चीज खरीद लोगे, तुमने क्या करा? सिर्फ परचेज। तुमने कोई सी भी चीज बेची क्या? नहीं। लेकिन वहां पे जब तुम चावल बेच रहे हो तो बदले में क्या खरीद रहे हो? दाल। जूते बेच रहे हो तो बदले में क्या खरीद रहे हो? गेहूं। तो सेल और परचेज दोनों क्या होता था? एक साथ होता था, ठीक है। तो इसलिए एक्सचेंज पॉसिबल तो हो पाया। एक्सचेंज मतलब सेल और परचेज। सेल और परचेज पॉसिबल तो हो पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। क्योंकि तुम ही सोचो यार, इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सेल और परचेज बहुत ज़्यादा क्या हो गया? लिमिटेड। अब ये वाली जो लाइन है, इसको तुम्हें याद कर लेना है अच्छे से। ये लाइन नहीं लिखोगे तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, लेंदी है, लोगों को रटने में लगती है, लेकिन बहुत ईजी है। यू ट्रेड वॉट यू हैव। सिंपल सी बात है। ट्रेड मतलब तुम वो चीज़ बेचोगे, ट्रेड मतलब बिजनेस होता है, तो तुम वो चीज़ बेचोगे जो तुम्हारे पास है। धंधा इंसान उसी चीज़ का कर सकता है ना जो उसके पास है। मेरे पास पढ़ाने की कला है तो मैं इसका धंधा कर रहा हूँ, इसका प्रोफेशन हूँ मैं, इसका प्रोफेसर हूँ मैं, ठीक है। तो यू ट्रेड वॉट यू हैव, तुम बेचोगे जो तुम्हारे पास है। किसको बेचोगे? मैं तुम्हारे पिताजी को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा क्या? नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं वो चीज बेचूंगा जो मेरे पास है, लेकिन उसको बेचूंगा जिसको उस चीज की क्या है? जरूरत है। यू ट्रेड वॉट यू हैव विद समवन एल्स हु वांट्स दैट यू हैव। तो मैंने तुम्हें एक चीज बेच दी। मेरे पास जूते थे, मैंने तुम्हें बेच दिए, ठीक है। मेरे पास जूते होना, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। उसको बेचना जिसको वो जूतों की जरूरत हो, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे दो वांट्स तो कंप्लीट हो गई। यू ट्रेड वॉट यू हैव, किसको बेचोगे? विद समवन एल्स हु वांट्स दैट यू हैव। ये तो मैंने सिर्फ बेचा, मेरे को बदले में कुछ मिला क्या? नहीं। बदले में अब मेरे को क्या चाहिए? मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है।
एंड एट द सेम टाइम हु हैज दैट यू वांट। कहने का मतलब तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए जो मुझे चाहिए। आया समझ में? ये चीज बहुत ईजी है। मैं उस चीज का धंधा करूंगा जो मेरे पास है, मैं किसको बेचूंगा, मैं उसको बेचूंगा जिसको जो चीज़ है मेरे पास है उसकी ज़रूरत हो। ये तो हो गया मेरा सेल पार्ट, ठीक है। अब मेरे को परचेज भी करना है, तो मैं उसी इंसान को बेचूंगा जिसके पास वो चीज़ भी हो और वो देने को तैयार है जिसकी ज़रूरत किसको है, मुझे, ठीक है। तो यू ट्रेड वॉट यू हैव विथ समवन एल्स हु वॉन्ट्स दैट यू हैव एंड एट द सेम टाइम हु हैज दैट यू वॉन्ट। तो ये लाइन तुम्हें डेफिनेटली लिखनी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स गए। है समझ में? सिंपल है। तीन चीजें बड़ी अपन ने अभी तक सिर्फ क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ड्रॉबैक है किसका, बार्टर सिस्टम का, इसको मनी के कौन से फंक्शन रिप्लेस करा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता था क्या कि सेल और परचेज एक साथ होता है, सेल और परचेज एक साथ होता है, इसी की वजह से एक्सचेंज जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, लिमिटेड। तो अपन को फाइनल कंक्लूजन क्या मिल गया बार्टर सिस्टम के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का, कि यू ट्रेड व्हाट यू हैव विद समवन एल्स हु वांट्स दैट यू हैव एंड एट द सेम टाइम हु हैज दैट यू वांट, ठीक है। अब इसको मनी के कैसे फंक्शन ने रिप्लेस करा, मनी के कौन से फंक्शन ने रिप्लेस करा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे रिप्लेस करा कि अब जरूरत है क्या, किस चीज की, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी कि सेल और परचेज एक साथ होगा, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी। लेकिन अब इसकी जरूरत है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि अब क्या आ गया, पैसा। तुम ब्रह्मांड में कोई सी भी चीजों को पैसे के अगेंस्ट में एक्सचेंज कर सकते हो, पैसे के अगेंस्ट में बेच सकते हो, पैसे के अगेंस्ट में खरीद सकते हो, ठीक बात है। तो इट हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब मनी काम करता है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मनी काम करता है, एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि तुम मनी के पैसे की बदौलत तुम कोई सी भी चीज को बेच सकते हो और कोई सी भी चीज को खरीद सकते हो। तो एक्सचेंज यानी कि सेल और परचेज अब बहुत ज्यादा सिंपल बन गया है और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड बन गया है। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है आज के टाइम पे वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, अभी भी कमा रहा है, इतना पैसा है उसके पास कि उसकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती है, तब भी कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो पैसे को स्टोर कर सकता है, वो पैसे को अपने पास रख के सेव कर सकता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो इसने एक्सचेंज को सिंपल तो बना दिया लेकिन अनलिमिटेड भी बना दिया। तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम उतनी चीजें खरीद सकते हो, तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं तुम उतनी चीजें बेचकर पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो इसने चेंज कर दिया, किसको चेंज कर दिया, नेचर को और लेवल को, किसका, प्रोडक्शन एक्टिविटी का। अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, नेचर और लेवल दोनों अलग अलग चीजें होती है। नेचर का मतलब क्या होता है कि पहले के टाइम पे लोग उसी चीज में काम करते थे, वही चीज की काम करने की कोशिश करते थे जो जिनकी जरूरत उनको खुद को है। जैसे कि मेरे पास अगर 1 बीघा ज़मीन है तो मैं थोड़े से दाल उगा दूंगा, थोड़ी सी चावल उगा दूंगा, थोड़े से गेहूं उगा दूंगा, बाजरा उगा दूंगा, मतलब कि उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने की कोशिश करूंगा जिनकी ज़रूरत मुझे है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। आज के टाइम पे ऐसा होता है क्या? नहीं। आज के टाइम पे लोग मेडिसिन के प्रोड्यूसर हैं, मेडिकल लाइन में है, ठीक है, डॉक्टर बने। डॉक्टर तुम क्यों बनते हो? अगर कोई इंसान डॉक्टर बन रहा है तो क्यों बन रहा है? ये सोच के कि वो अपने फैमिली मेंबर्स का इलाज करेगा फ्री में? नहीं, वो ये सोच के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज करेगा, पैसे कमाएगा। तुम सीए बनते हो, क्यों बनते हो? ये सोच के क्या कि अपने घर वालों का जो काला धंधा है, काला धन है, उसको वाइट करोगे तुम? नहीं, तुम क्या कि दूसरों का ब्लैक मनी वाइट करोगे और बदले में क्या लोगे? पैसे। वैसे ये इलीगल है काम है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले लोग सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम करते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम नहीं करते हैं। आज के टाइम पे लोग मार्केट के लिए काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे, सारा का सारा वो बेच सकते हैं मार्केट में, वो बदले में क्या ले सकते हैं? पैसा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला इससे कि प्रोडक्शन बढ़ गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गए, और प्रोडक्शन ही तो तुम्हारा जीडीपी होता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा जीडीपी भी बढ़ेगा, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आया समझ में? वापस से रिवाइज कराता हूँ, जल्दी से देख लो कि भैया सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है तुम्हारा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स।
उसमें क्या होता था बार्टर सिस्टम के डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती थी कि भैया सेल और परचेज दोनों एक साथ ही होंगे। तुम कुछ बेचोगे तो बदले में तुम्हें कुछ खरीदना पड़ेगा, तुम कुछ खरीदोगे तो बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। ठीक है, इससे एक्सचेंज क्या हो गया, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया, बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए अपन ने बोला कि तुम ट्रेड करोगे, यू ट्रेड व्हाट यू हैव, किसको बेचोगे, जिसको जरूरत है, विद समवन एल्स हु वांट्स दैट यू हैव, ये तो तुमने बेच दिया, एंड एट द सेम टाइम हु हैज दैट यू वांट, तो साथ के साथ तुमने खरीद भी लिया। इसको मनी ने कहा यार तुम जा यहाँ से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब अब मैं आ गया हूँ, अब सारी चीजों को मेरे से तुम बेचो, सारी चीजों को मेरे से तुम खरीदो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने सेपरेट कर दिया किसको, सेल और परचेज के एक्ट को। कैसे सेपरेट कर दिया? क्योंकि अब क्या आ गया, पैसा जो कि काम करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक्सचेंज सिंपल तो हो गया, आसान तो हो गया, और बहुत ज्यादा हद तक बढ़ भी गया। इससे आज के टाइम पे क्या फायदा हुआ, देखो हर मनी के फंक्शन में लास्ट में जो इंपॉर्टेंस आएंगे वो बहुत ज़रूरी है लिखना। जैसे वो यू ट्रेड वाली लाइन थी, वैसे ये वाली है, ये मनी का फंक्शन है जो तुम्हें लिखना कंपलसरी है कि आज के टाइम पे इसका क्या फ़र्क पड़ा है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से ही आज के टाइम पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का नेचर भी बदला है। लोग अब वो काम नहीं करते जिनकी उनको ज़रूरत है, लोग अब वो काम करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकें। ठीक है, तो इसने नेचर भी बदला है और लेवल भी बदला है। अब लेवल का मतलब क्या हुआ, लोग सिर्फ सिंपल लाइफ जीने के लिए काम नहीं करते, ऐश और आराम भरी वाली लाइफ जीने के लिए काम करते हैं। इसीलिए अमीर से अमीर इंसान भी आज के टाइम पे रुकता नहीं है, थकता नहीं है, थमता नहीं है, वो काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या करा कि आज के टाइम पे लोग सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मार्केट के लिए भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी काम कर रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ ये? पक्का? बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब सेकंड ड्रॉबैक और सेकंड फंक्शन आता है मनी का। मनी का सेकंड फंक्शन क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। कि अपन हर चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई सी चीज़ खरीदना है, बेचना ही है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की वैल्यू पता करनी है तो कैसे करोगे, मनी की फॉर्म में। इस पेन की वैल्यू क्या है, 100 रुपये, मोबाइल की वैल्यू क्या है, 10,000, इसकी वैल्यू क्या है, ये फलाना ढिम का। तो अपन सारी चीज़ को ज़रूरी थोड़ी ना है कि बेच दें या खरीद लें, लेकिन अपन सारी चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं किस में, मनी में। बार्टर सिस्टम के टाइम पे पैसा नहीं था, तो जब पैसा नहीं था तो भैया मेजर कैसे करोगे तुम, तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू था। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब कोई सी भी ऐसी यूनिट नहीं थी, कोई सी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जैसे आज के टाइम पे मनी है, जिसमें अपन बचे हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक है, मैंने एक बढ़िया सा बंगला बना दिया, बार्टर सिस्टम की टाइम है। ठीक है, मैंने एक बढ़िया सा बंगला बना दिया, लेकिन अब साला मेरे को पता ही नहीं कि इस बंगले की वैल्यू कितनी है। तुम आए मेरे पास, बोले सर आपका ये घर जो है ये कितने रुपए का है। मैंने बोला यार कितने रुपए का, रुपए तो छोड़ो, रुपए तो है ही नहीं, क्योंकि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ माई हाउस। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मेरे घर की वैल्यू कितनी है। अब मैं किस में सोचूंगा, पैसे ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने गाय के बारे में सोचा कि अगर गाय से घर को कंपेयर करूँ तो 100 गाय के बराबर मेरे घर की वैल्यू है। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ज़मीन से कंपेयर करूं तो 1 हेक्टर ज़मीन के बराबर मेरी वैल्यू है, मेरे घर की वैल्यू है। अगर मैं भुट्टों से कंपेयर करूं तो मेरी घर की वैल्यू कितनी है, 1000 भुट्टों के बराबर। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है। अगर पैसा होता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि मेरा जो घर है वो भैया 1 खोखे का है, 1 करोड़ का घर है। ठीक है, लेकिन पैसा तो है ही नहीं। तो तुमने मुझसे पूछा कि सर आपके घर की वैल्यू क्या है, मैंने कहा यार किस में बताऊं, गाय में बताऊं, भैंस में बताऊं, बकरी में बताऊं, गधे में बताऊं, घोड़े में बताऊं, किस में तेरे को मेरी वैल्यू बताऊं, मेरे घर की वैल्यू बताऊं, मेरे घर की वैल्यू तो पता ही नहीं है मेरे को। तो ये आती थी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम के टाइम पे कि तुम चीज़ों को सिर्फ खरीद और बेचना तो दूर की बात है, तुम चीज़ों को मेजर भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, ऐसी मेजर प्रॉब्लम क्या होती थी कि ऐसा कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई भी कॉमन इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसमें तुम बचे हुए सारे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सको, मेजर कर सको। नो सच कम्युनिटी विच कैन मेजर ऑल रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अभी के टाइम पे रुपए हैं
उस टाइम पे हो सकता था कि लोग किसको बना दे, गाय को बना देते कॉमन इंस्ट्रूमेंट, कि भैया कोई सी भी चीज़ बेचेंगे तो गाय में बेचेंगे, कोई सी भी चीज़ खरीदेंगे तो गाय में खरीदेंगे। लेकिन अब गाय भी तो मेंटेनेंस मांगती है ना भाई साहब, तुम्हारा पैसा थोड़ी ना मेंटेनेंस मांगता है। 2,000 रुपये का नोट मैंने आज रखा हुआ है, इसको मैं 1 साल बाद यूज़ करूंगा तब भी ये 2,000 का ही रहेगा। लेकिन गाय को तुम घर में रख दो, उसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, 1 साल तो दूर की बात है, 2 दिन में ही वो मर जाएगी बेचारी। आई बात समझ में? तो पैसा मेंटेनेंस नहीं मांगता, लेकिन बाकी सारी कम्युनिटीज मेंटेनेंस मांगती है। ये तो खैर लिविंग क्रिएचर है। तुम अगर सोचो कि किसी फूड आइटम को तुमने गेहूं को ही एक वो बना दिया, कॉमन इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो गेहूं भी तो मेंटेनेंस मांगेगा। गेहूं को तुम कब तक स्टोर करके रख सकते हो अपने घर में? आज के टाइम पे जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है तब भी तुम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो पहले के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी हुआ ही नहीं करती थी, तो इंसान कैसे भी किसी भी चीज को स्टोर करके रखेगा। हुआ क्लियर ये चीज? तो ऐसी कोई सी भी कम्युनिटी नहीं थी, ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं था, ऐसा कोई सा भी गुड नहीं था जिसमें तुम बची हुई सारी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सको, मेजर कर सको। ठीक है, तो ये मेजर प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम के टाइम पे। इसको पैसे ने कैसे दूर किया? सीधी सी बात है, लिख लेना, मेजर ऑफ वैल्यू के आगे ब्रैकेट में यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन। मेजर ऑफ वैल्यू को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन, ये दूसरा नाम है। कि अब आज के टाइम पे हर गुड की वैल्यू को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मॉनेटरी यूनिट्स में। मॉनेटरी मतलब मनी। रजिस्टर कैन में लिख दो फटाफट, मॉनेटरी इक्वल्स टू मनी। अपन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मनी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी क्या हो जाती है? फिक्स प्राइस हो जाती है। आज मेरा बंगला 1 करोड़ का है, आज शाम को तो रामू आएगा तब भी बंगला 1 करोड़ का ही तो रहेगा। टाइम के साथ घर की वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन अगर किसी गुड को ले लो, किसी प्रोडक्ट को ले लो कि भैया ये तुमने फोन रख रखा है, ये फोन 50,000 का है, कल ये तो 50,000 का ही तो रहेगा। यूं थोड़ी ना है कि इसकी वैल्यू मैं चेंज करता रहूंगा अपनी मन मर्जी से। मार्केट प्राइस चेंज होती तब ये चेंज होता है, लेकिन प्राइजेस तो फिक्स्ड रहती है ना। आई बात समझ में? तो हर गुड को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मॉनेटरी यूनिट, यानी कि मनी की टर्म्स में, जिनकी प्राइसेस क्या रहती है? फिक्स्ड। अब अपन को जरूरत है क्या? अपन को किस चीज की जरूरत है क्या? अपन को किसी भी गुड को दूसरे गुड में मेजर करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अब अपन को वी डोंट नीड टू वैल्यू गुड्स इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब अपन सबको किस में मेजर कर सकते हैं? पैसे में। रिजल्ट क्या निकला? अब इससे अपन बेच और खरीद तो रहे नहीं है, ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इससे तुम चीजों का अंदाजा लगाना शुरू कर दोगे। अपन बोलते ना कि ये इंसान अमीर है, ये इंसान गरीब है, ये इंसान मिडिल क्लास है, तो ये अपन कैसे बोलते हैं? पैसों से। और क्योंकि अपन पैसे को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला कि यार मेरे को धंधे में इस साल बहुत नुकसान हुआ कोरोना की वजह से। ठीक है, सुना होगा ये चीज़ लोगों को बोलते हुए कि यार मेरे को इस साल तो धंधे में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मेरी तो मेडिकल की शॉप थी, मेरी तो किराना की दुकान थी, मेरी तो डेयरी की दुकान थी। ठीक है, तो लोगों को फायदा हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन ये फायदा और नुकसान तुम कैलकुलेट क्यों कर पाए हो? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का लॉस हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये कैसे पता पड़ पाया? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तुम मेजर कर सकते हो किसमें? पैसे में। तो क्या रिजल्ट निकला? ये वापस से सेम चीज, इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे इस मेजरमेंट ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन का। क्या इंपॉर्टेंस है कि आज के टाइम पे तुम बिजनेस ट्रांजेक्शन रख सकते हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तुम एस्टिमेट कर सकते हो नेशनल इनकम, जो तुम्हारी पहली यूनिट थी। नेशनल इनकम अपन मेजर कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं? रुपीज में ही तो कर रहे हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना इतना है, ऑपरेटिंग सरप्लस इतना है, भाई साहब तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना है। तो नेशनल इनकम इंसान मेजर तभी कर पाया जब पैसा आया। अगर पैसा ही नहीं होता तो लोग कितना कमा रहे हैं ये कैसे पता पड़ता? सीधी सी बात है ना। तो अपन प्रोडक्शन मेजर जब करते हैं, जैसे जीडीपी है, तो जीडीपी क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी होती है ये तुम्हारा जीडीपी बताता है, और इसी से अपन को नेशनल इनकम का पता पड़ता है। ठीक है, और लास्ट इसीलिए बोलते हैं कि मनी काम करता है एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम यहाँ पे 3 चीजें अपन ने देखी कि भैया तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली कि इंसान अब बिजनेस ट्रांजैक्शन रख सकता है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है ये जान सकता है। दूसरा, मैक्रो लेवल पर अगर तुम देखो, एक इंडिविजुअल लेवल पर देखा सबसे पहले कि तुम क्या देख सकते हो कि तुम्हारे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। पूरे इंडिया के लेवल पे देखा कि तुम नेशन का मेजर कर सकते हो कि इंडिया के लोग, एक देश के लोग एक टाइम पर कितना पैसा कमा रहे हैं, एक साल में कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है,
और वर्ल्ड लेवल पर जब अपन कंपेयर करें कि भैया इंडिया पाकिस्तान से आगे है लेकिन इंडिया चाइना से पीछे है, किस में? इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो अपन कंपेयर किससे कर पा रहे हैं? पैसे की बदौलत अपन ये चीजें कंपेयर कर पा रहे हैं तीनों लेवल पर। कौन से तीनों लेवल पर? इंडिविजुअल लेवल पे अपन ने देखा अपन बिजनेस ट्रांजेक्शन रख पा रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे अपन ने देखा कि अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, फिर अपन ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा कि अपन एक देश को दूसरे देश से कंपेयर कर पा रहे हैं। इसीलिए अपन ने बोला कि मनी वर्क्स एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अपन कैसे मेजर कर पा रहे हैं? पैसे की बदौलत। हुआ क्लियर? ये पक्की बात है, पढ़ लो इसको, बहुत इजी है। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इसको बोलते थे यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन भी। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू तो है ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन। तो ये दूसरे पर्यायवाची तुम्हें बिल्कुल याद करने थे, क्योंकि सीबीसी वाला जो खेल खेलता है वो पर्यायवाची से खेलता है और किसी से नहीं खेलता। बड़े थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मैंने समझा दिया था। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन फ्यूचर। तुमने आज 10 लाख रुपए का लोन लिया, कल तुम उसको चुका रहे हो, तुम उसको रुपए के फॉर्म में चुकाओगे ना, लेकिन तुमने 10 लाख का लोन किसके लिए लिया था? कार के लिए। तो तुमने पैसा डायरेक्टली लिया था क्या? यहाँ पे ये चीज को समझना, जो मैंने एग्जाम्पल पहले भी तुम्हें दे दिया था। मैं राम हूं, एक गाड़ी खरीदी मैंने, कितने की? 10 लाख की। डाउन पेमेंट दिया मैंने कितने का? 2.5 लाख का। बचा कितना? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए का मैंने क्या लिया? लोन लिया। तो ये लोन का पैसा मेरे अकाउंट में आया क्या? नहीं। ये लोन का पैसा किसके पास गया? कार के शोरूम के मालिक के पास, कार वाले के पास गया ये पैसा। मुझे क्या मिली? राम को क्या मिली? राम को मिली डायरेक्टली एक मोटर गाड़ी। मेरे को पैसा मिला क्या? 7.5 लाख रुपए। मुझे चेक मिला क्या? नहीं। जब तुम कार लोन लेते हो, अगर मैंने कार लोन लिया है तो जो बैंक वाला है वो डायरेक्टली पैसा किसको दे देगा? तुम्हारे कार के मालिक को, तुम्हारे शोरूम के मालिक को। ठीक बात है। और तुम्हें बदले में क्या मिल जाएगी? गाड़ी। तो मुझे क्या मिली? 7.5 लाख रुपए के बराबर, यानी कि 2.5 लाख का मैंने डाउन पेमेंट दे दिया था, तो मुझे गाड़ी मिल गई कितने की? 10 लाख की। अब मुझे गाड़ी तो मिल गई, लेकिन इस लोन को मुझे क्या करना है? 5 साल में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि तुम्हारी ईएमआई में चुकाना है। ठीक है, जो आई तुम्हारी 15,000 पर मंथ। अब जिसने मुझे लोन दिया उसको सिंपल है कि भैया 15,000 रुपए से अगर वो मुझे हर महीने देगा तो 5 साल में इसकी 60 किस्तें हो गई, 60 इंस्टॉलमेंट हो गई, तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। मेरा पैसा, मेरा प्रिंसिपल भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक बात है। ऐसा तो मैं कर नहीं रहा ना कि मैंने गाड़ी ली बदले में तो मैं बैंक वाले को गाड़ी दूंगा वापस से, ऐसा तो कर नहीं रहा 5 साल बाद। तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यानी कि तुम लोन लेते तो अलग फॉर्म में हो। पैसा जैसे मैंने नहीं लिया था, पैसा डायरेक्टली किसके पास गया था? शोरूम वाले के पास। मैंने ली तो गाड़ी थी, लेकिन मैंने जब चुकाने की बात आई तो मैंने किस में चुकाया? पैसे में चुकाया। क्यों पैसे में चुकाया? क्योंकि गाड़ी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन पैसे की वैल्यू उतनी ही रहेगी। हुआ क्लियर? ये पैसे की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए ये बेसिस माना जाता है डेफर्ड पेमेंट्स, लोन का, लेंडिंग का, बोरोइंग का। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत आती थी। देखो सीधी सी बात है कि जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास खेत वेत नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं कौन हूँ? लैंडलेस लेबर हूँ। ठीक है। मैंने क्या सोचा कि मैं 6 महीने के लिए किराए पर ज़मीन ले लेता हूँ। तो मैंने पड़ोसी को बोला, यार तुम तो खेती बाड़ी करते रहते हो, तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन रखी हुई है, एक काम करो थोड़ी सी ज़मीन मेरे को दे दो 6 महीने के किराए पर। उसने 6 महीने के किराए पर मुझे ज़मीन दे दी। ठीक है। अब 6 महीने के किराए पर जब उसने मेरे को ज़मीन दी तो हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 6 महीने के बाद अगर सपोज करो इस ज़मीन पर 1000 किलो गेहूं मैं उगा सकता हूँ, ये मेरा अजम्पशन है कि कितने उगा सकता हूँ? 1000 किलो गेहूं उगा सकता हूँ, तो मैं उसको कितना दे दूंगा? 100 किलो। ठीक है। 6 महीने के बाद मैं उसको कितना दूंगा? 100 किलो गेहूं दूंगा। तो बेसिकली ये 6 महीने का रेंट हो गया। 100 kg वीट क्या हो गया? 6 महीने का रेंट हो गया। ठीक है। अब भैया 5 महीने और 29 डेज तक सब बढ़िया चल रहा था, अच्छी खासी खेती हो रही थी, मैंने गेहूं की फसलें काट के रख भी दी साइड में कि कल सुबह आएगा और वो ले जाएगा। ठीक है। रात को पता नहीं 12 बजे मैं तो घोड़े बेच के सो रहा था और एकदम से तेज बारिश आई और सारी फसलें खत्म हो गई।
सारे गेहूं खत्म हो गए। अगले दिन मैं भी सुबह उठा, मालिक जी भी सुबह आए, जो मेरे मकान मालिक थे, मकान क्या, जो मेरी खेती के मालिक थे जिनसे मैंने किराए पर लिया था, वो आए, देखा सब खत्म है। अब वो क्या कर लेगा और मैं क्या कर लूंगा? गेहूं तो सारे खत्म हो गए, वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे पॉइंट समझ में आया? इसी की जगह अगर पैसा होता, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे तुम देख रहे होंगे कि जिन्होंने भी रेंट पे चीजें ली है, रेंट पे घर लिया है, रेंट पे दुकान ली है, रेंट पे शोरूम लिया है, तो उनको रेंट पे करना पड़ रहा है, चाहे धंधा नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि तुम रेंट किस में पे कर रहे हो, क्योंकि तुम लोन किस में पे कर रहे हो, क्योंकि तुम ईएमआई किस में पे कर रहे हो, पैसे में, तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। अगर पैसे की जगह तुम किसी गुड में पेमेंट करते हो तो तुम्हें हमेशा दिक्कत आएगी, दो बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यहां पे तो सारी की सारी फसलें खत्म हो गई तो क्वांटिटी खत्म हो गई। सपोज करो कि फसलें खत्म नहीं हुई, मैंने उसको 100 किलो गेहूं दे तो दिए, लेकिन 100 किलो गेहूं जब उसने देखे तो सारे के सारे सड़े हुए थे। तो क्वांटिटी तो 100 केजी थी, लेकिन क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। हुआ क्लियर ये? तो पेमेंट विच आर मेड समटाइम्स इन फ्यूचर, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स या फिर डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, ये अपन बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक देख रहे हैं। उस टाइम पे बोरोइंग और लैंडिंग दोनों में प्रॉब्लम आती थी। क्यों प्रॉब्लम आती थी? क्योंकि तुम्हें रीपेमेंट करना होता था, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी। सिंपल सी बात है, तुमने जो मूल लिया है उस पर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट होता था इन टर्म्स ऑफ गुड्स। क्यों डिफिकल्ट होता था? क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती थी। जैसे अपन ने बोल दिया, अपन ने ये एग्रीमेंट अपन दोनों के बीच में करा ना कि 100 किलो गेहूं, वो मुझसे 100 किलो चावल मांग सकता है, वो मुझसे 2 घोड़े मांग सकता है, 2 गधे मांग सकता है, 4 गाय मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है। तो कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमेशा डिसएग्रीमेंट नाना कानी होता रहता था ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। हुआ क्लियर ये? मनी ने क्या करा? स्टैंडर्ड वैल्यू करता है, इसलिए ये कन्वीनियंट है किसके लिए? फॉर डेफर्ड पेमेंट। जो मैंने तुम्हें अभी 2-3 एग्जांपल दिए वो सारे, कि भैया 100 किलो गेहूं की मगजमारी छोड़ो, तुम मुझे 6 महीने बाद 15,000 रुपये दे देना, ये ज़्यादा सिंपल है ना। आज के टाइम पे भी अगर गेहूं तुम लेते हो किसी से, अगर तुम्हारे पास पे कोई रेंट पे ले रहा है उससे, अगर तुम गेहूं लोगे तो गेहूं तो खराब हो सकते हैं ना, क्योंकि वो गुड है। तो मैंने बोला कि 4 घोड़े चाहिए, घोड़े भी मर सकते हैं, वो भी एक लिविंग क्रिएचर है। तो इन सब की कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होती है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन नहीं करता है। लेकिन पैसा एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन करता है, ना वो सड़ सकता है, ना वो गल सकता है, ना वो मर सकता है। ठीक है, तो इसलिए लोन का रीपेमेंट हमेशा समय से सबसे सेफ किस में है? पैसे के फॉर्म में। हुआ क्लियर ये? रिजल्ट क्या निकला आज के टाइम पे? अब तुम लोन इजीली ले सकते हो और बैंक वाले लोन इजीली दे भी रहे। और बैंक का मेन काम क्या है? एक तरफ से पैसा लेना, तुम्हारे डिपॉजिट को वो एक्सेप्ट करता है और तुम्हें ही वो बदले में क्या देता है? लोन देता है। तो इसलिए आया है तुम्हारा फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब सारे कमर्शियल बैंक, एलआईसी वगैरह, ये सब भी फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। ठीक बात है। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर का मेन काम यही है पैसा लेना और पैसा देना, तो पैसा नहीं होता तो फाइनेंशियल सेक्टर का क्या काम होता? अगर लोन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, डेफर्ड पेमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती, तो फाइनेंशियल सेक्टर का कुछ काम होता क्या? नहीं। ठीक है, आज के टाइम पे मेरे ऐसे लोग भी गाड़ियां खरीद पा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है क्या? ना 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 ना, पैसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास लोन फैसिलिटी अवेलेबल। आई ये चीज समझ में? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया दोनों लेवल पर, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। इन्वेस्टमेंट फंड बढ़ गए हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। कहने का मतलब कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तुमने कार लोन लिया तो कार क्या किसके लिए खरीदा है? कंजम्पशन के लिए। अगर मैं ही टैक्सी ड्राइवर होता तो मेरी जो कार खरीदी हुई होती वो इन्वेस्टमेंट पर्पस कहलाती। आया समझ में? तो क्योंकि लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, तुम देखते होंगे लोग बड़ा बड़ा धंधा खड़ा कर देते हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते, वो किससे खड़ा करते हैं? लोन से। तुमने 4 करोड़ का बंगला खरीद लिया, तुम्हारे पास पैसे 50 लाख ही थे, कैसे खरीद लिया? फिर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है इसलिए। ठीक है, तो ये लोन फैसिलिटी आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसीलिए कंजम्पशन भी बढ़ा है और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जब डिमांड इतनी बढ़ गई है दोनों लेवल पे, तो प्रोडक्शन भी, ये डेफिनेटली सप्लाई भी क्या होगा? तुम्हारा बढ़ेगा। क्लियर हुआ ये?
पक्की बात है। डिफिकल्टी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड फ्यूचर पेमेंट, ये था तुम्हारा बार्टर सिस्टम का तीसरा ड्रॉबैक। इसको मनी के कैसे कौन से फंक्शन ने रिप्लेस करा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये भैया ये कॉन्ट्रेक्चुअल और फ्यूचर पेमेंट्स क्या होता है? मतलब कि पेमेंट्स जो कभी फ्यूचर में तुम्हें रीपेमेंट करनी है। बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत आती थी? बार्टर सिस्टम में भैया तुम्हें रीपेमेंट जो करना होता था वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट रीपेमेंट करना होता था। उसमें दिक्कत आती थी क्योंकि तुम्हें गुड्स के फॉर्म में रीपेमेंट करना होता था। तो डिसएग्रीमेंट हमेशा होता था ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स क्वालिटी एंड एज वेल एज क्वालिटी। ठीक है, आज के टाइम पे मनी एक कन्वीनियंट मोड है किसका? स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स का। रिजल्ट क्या निकला? वापस से मैं तुम्हें बता देता हूं, ये लास्ट के जो दो हैं ये इकोनॉमिक्स के, प्रेजेंट इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस है, जैसे कि स्टार्टिंग के दोनों में थे। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर आया मतलब कि बैंकिंग सिस्टम आया, लोन फैसिलिटी आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल हुई, तो लोगों ने अपना कंजम्पशन भी बढ़ाया, प्रोड्यूसर ने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया, तो प्रोडक्शन भी क्या हो गया तुम्हारा? अंथाक बढ़ गया। हुआ क्लियर इतना? बड़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है तुम्हारा स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ये सबसे सिंपल वाला है, तुम पैसे को सेव कर सकते हो। ठीक है, पैसे को तुम एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हो। ठीक है, अब पैसे की जगह किसी गुड को, आज के टाइम पे भी तुम सोचो कि तुम्हारा रिलेटिव है अहमदाबाद रहता है, तुम जयपुर रहते हो, तुम अगर जयपुर से अहमदाबाद एक जगह तो तुमने क्या भेजा? 50,000 रुपए। ठीक है, उसको चाहिए थी बाइक 50,000 रुपए की। ठीक है, एक जगह तो तुमने क्या करा कि उसको 50,000 रुपए मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए, बैंक से ट्रांसफर कर दिए, डायरेक्टली पैसा भेज दिया 50,000 रुपए। एक रुपया भी और ऊपर लगा क्या? एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी लगा क्या? नहीं। उसी की जगह अगर तुम ये मोटर गाड़ी भेजोगे जयपुर से अहमदाबाद, तो 1,000 रुपए से ही, कम से कम 1,000 रुपए तो मान ही लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी लग जाएगी, 1,000 से तो कहीं ज्यादा लगेगी, लेकिन मिनिमम मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को अगर अपन एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो पैसा तो आज के टाइम पे भी लगता है, लेकिन अगर अपन डायरेक्टली पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। तुम साला जयपुर से अमेरिका तक पैसे भेज दो, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर जयपुर से अमेरिका तुमने मोटर गाड़ी या कार भेजनी है तो कितनी जेब और खाली होगी? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तुम्हें गाड़ी स्टोर करना ज्यादा इजी रहेगा या 50,000 रुपए? ऑब्वियसली बात है 50,000 रुपए सेव कर सकते हो, क्या घर में रख दो कैश में या फिर बैंक में जमा करा दो, और भी ज्यादा सेफ है। लेकिन गाड़ी तुम घर में रखोगे, सर्विसिंग मांगेगी, मेंटेनेंस मांगेगी, जगह घेरेगी। आया समझ में? तो पहले के टाइम पे यही चीज होती थी, क्योंकि पैसा नहीं होता था तो सेविंग और ट्रांसफर दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। बहुत इजी है ये। आज के टाइम पे सेविंग मतलब वेल्थ स्टोरेज का काम कर रहा है। वेल्थ मतलब तुम्हारी संपत्ति सेव कर रहा है। तुमने क्या करा? कैश रख लिया, कमाए जा रहे हो, लेकिन और ज्यादा तुम क्या करते जा रहे हो? सेविंग करते जा रहे हो, ताकि फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो मोटिव क्या होता है? फ्यूचर सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। लोग दोनों पर्पस के लिए सेविंग करते हैं। फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए भी करते हैं कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाए हमें, या हमारा धंधा पानी ये हो जाए, या खर्चे ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए अपन सेविंग करते हैं। और दूसरा रीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब अपन ने आज 10,000 रुपए लगाए, अपन ये उम्मीद करते हैं कि कल इस 10,000 के अपन को कितने मिलेंगे? 15,000 रुपए। ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था? स्टोरेज करना बहुत मुश्किल, कह सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था। किन रीजन की वजह से? सबसे पहला ह्यूज कॉस्ट का होता था, क्योंकि तुम गेहूं को, चावल को, ऐसे गुड्स को स्टोर करोगे, घोड़ों को स्टोर करोगे तो पैसा लगेगा, वेयर हाउसिंग वगैरह उन सब का पैसा लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो वो महंगा होता था। दूसरा, कैपिटल लॉस का खतरा हमेशा बना रहता था। कैपिटल लॉस का मतलब होता है नुकसान होना उन वजहों की वजह से, उन रीजन की वजह से जो अपने हाथ में नहीं है, जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। उन चीजों से जब भी नुकसान होता है किसी भी एसेट का, तो वो कैपिटल लॉस कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी लास्ट पॉइंट में कि गेहूं की फसलें मैंने काट के मस्त रख दी, घोड़े बेच के मैं सो गया। ठीक है, बारिश आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, सारी की सारी फसलें क्या हो गई? खराब हो गई। तो ये मैंने प्रिडिक्ट करा था क्या? ये मैंने अज्यूम करा था कि यार ये ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो चीज कहलाती है कैपिटल लॉस। तुम यहाँ से कोई सी भी चीज को जयपुर भेज रहे थे, अहमदाबाद से कोई सी भी चीज को जयपुर भेज रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट का असम्पशन कौन लगा सकता है? कोई लगा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो चीज तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उससे अगर नुकसान होता है तो वो कहलाता है क्या? कैपिटल लॉस। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हुआ करती थी वो मोस्टली पेरिशेबल आइटम हुआ करते थे। पेरिशेबल आइटम वो आइटम होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन
बहुत कम होता है। पेरिशेबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। तुम्हारे सारे ईटेबल आइटम्स जो हैं वो पेरिशेबल आइटम्स कहलाते हैं। हुआ क्लियर? तो पहले के टाइम पे स्टोरेज क्यों नहीं पॉसिबल था, सेविंग क्यों नहीं पॉसिबल थी? सबसे पहला वो यूज कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता था, अगर तुम उसको स्टोर करोगे तो जगह घेरेगा, टेक्नोलॉजी घेरेगा, बहुत सारी चीजें। दूसरा, कैपिटल लॉस का खतरा हमेशा बना रहता था। और तीसरा, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम्स थे इसलिए उनको ज्यादा टाइम तक तुम स्टोर करके रख भी नहीं सकते हो। आज के टाइम पे तुम अपने घर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो? ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो ना। क्यों? क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स है। ठीक है। और आज के टाइम पे पैसा स्टोर करना कितना इजी है। किसी भी चीज को पैसे में कन्वर्ट कर दो और उनको स्टोर कर दो। वो नॉर्मली तुम्हारे पेपर टाइटल्स मतलब ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एफडीआरडी तुम्हारा जो आता है पेपर टाइटल्स की फॉर्म में जमा हो जाता है। यानी कि तुमने बैंक में अपने पास 2 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, ठीक है। वो 2 लाख रुपए तुम्हारे पास शो कैसे होंगे? तुम्हारी पासबुक में शो होंगे, ठीक है। वैसे ही तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एफडी और आरडी, ठीक है। ये एफडी आरडी क्या होता है ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। तो इसको टेंशन मत लो। आज के टाइम पे मनी को सेव करना इजी है क्योंकि उसको अपन पेपर टाइटल्स की फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग क्यों करते हैं? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। और जितना ज्यादा तुम सेव करते हो उतना ज्यादा बैंक वाले क्या देते हैं? लोन देते हैं। लास्ट पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स में कि भैया लोन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग लोन लिए जा रहे हैं, कंजम्पशन किए जा रहे हैं, लोग लोन लिए जा रहे हैं, बिजनेस खोलने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बैंक वाले जो लोन का पैसा तुम्हें देते हैं क्या वो बैंक का खुद का पैसा होता है क्या? ना 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 ना, वो बैंक का किसका पैसा होता है? आम जनता का। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि जितने ज्यादा लोग बैंक में सेविंग करेंगे उतने ज्यादा लोग बैंक वालों को, उतने ज्यादा लोगों को बैंक वाले क्या दे पाएंगे? लोन दे पाएंगे। तो तुम जितना पैसा बैंक वालों को दोगे उतना ज्यादा पैसा बैंक वाले क्या देंगे? लोन देंगे। और जितना ज्यादा लोन जाएगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा और तुम्हारी इकोनॉमी माशाल्लाह ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि की है, चाबी है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। हुआ क्लियर? अपन ने क्या पढ़ा कि भैया सेविंग करने का मतलब होता है संपत्ति गेन करना, संपत्ति को सेव करके रखना, जो आज के टाइम पे लोग करते हैं किस मोटिव से? फ्यूचर सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जो कि सीसी इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल हुआ करती थी 3 रीजन की वजह से। सबसे पहला, बहुत महंगा काम है किसी भी चीज को सेव करना। आज के टाइम पे भी किसी भी चीज को सेव करना पैसे के अलावा महंगा काम ही है, मेंटेनेंस मांगता ही है। हमेशा डर बना रहता है कैपिटल लॉस होने का, नुकसान होने का किसी भी चीज से जो अपने हाथ में नहीं होती, इंसानों के हाथ में नहीं होती। तीसरा, क्योंकि खाने के आइटम जो है वो सारे के सारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, ज्यादा टाइम तक तुम उनको स्टोर वैसे भी नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी दिक्कत आती थी। आज के टाइम पे तुम मनी की फॉर्म में सबको स्टोर कर सकते हो, सबको सेव कर सकते हो। तो आज के टाइम पे पैसे की फॉर्म में इजी हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पेपर टाइटल्स लाइक एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। जिनको पता है एफडी आरडी क्या होता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें भी आ जाएगा, तुम भी होशियारी मानना, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जरूरत है किसकी? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की। लोग सेविंग किस लिए करते हैं? अपन ने अभी देखा था कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं या फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए करते हैं, ठीक है। और यही पूरे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है। लास्ट आता है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था बार्टर सिस्टम के टाइम पे। तुम सोचो तुम्हें गेहूं पहुंचाने 10 किलो पुराने जमाने में उदयपुर से लेकर चेन्नई तक, उदयपुर से चेन्नई तक यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तुम्हें गेहूं पहुंचाने 10 किलो, ठीक है। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता था? बस, फ्लाइट, ट्रेन ही होती थी क्या? नहीं। क्या चलता था? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में भैया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बैलगाड़ी जाएगी तो कम से कम 6-7 महीने तो गए। और तब तक क्या तो गेहूं बचेगा और क्या ही वो बैलगाड़ी वाला आदमी बचेगा और क्या ही बैल बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पहली चीज तो टेक्नोलॉजी ने इतना इंप्रूवमेंट नहीं करा था, इतना इनोवेशन नहीं करा था। और दूसरी चीज एक्सपेंसिव होता था। बैलगाड़ी जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी, उसकी जगह तुम उसको डायरेक्टली पैसा भेज दो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, या तो तुमने गाड़ी भेज दो, गाड़ी भेजोगे अहमदाबाद से जयपुर तो पैसा लगेगा, इसकी जगह डायरेक्टली पैसा भेज दो, वो साला अहमदाबाद से खरीद लेगा ना, वो ज्यादा सही है। तो हुआ क्लियर? बहुत इजी है ये। और इसको मनी ने कैसे रिप्लेस करा? क्योंकि मनी पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह तुम उसको घुमा सकते हो। ये वापस से
वही फंक्शन हो गया आज के टाइम पे इकोनॉमी में कैसे हेल्प कर रहा है, इसकी वजह से एमएनसीज आ पाई। इसमें भी अपन तीनों लेवल देखते हैं। तीनों लेवल कौन सा हो गया, ये तो हो गया एमएनसी का लेवल। एमएनसीज क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है कि जो जिनका सेटअप, जिनका ऑफिस एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में होता है, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो तुम्हारे इंडिया में अभी रिसेंटली अमेजन का सेटअप आया, अमेजन का ऑफिस आया हैदराबाद में, तो वो अपने अमेरिका से यहाँ पे अमेजन पूरी की पूरी कंपनी उठा के लाया क्या, पूरी की पूरी फैक्ट्री उठा के लाया क्या, फैक्ट्री में एक गुलदस्ता भी लगा हुआ है तो वो वहां से लाया क्या, नहीं। उसने क्या करा, वो वहां से क्या लाया, सिर्फ पैसा। लेबर कहां से हायर करे, इंडिया से। टेक्नोलॉजी कहां से हायर करी, इंडिया से। गुड्स कहां से हायर करे, इंडिया से। सारी चीजें उसने इंडिया की यूज करी, लेकिन पैसा वो कहां से लाया था, बाहर से। तो उसके लिए चीजें क्या हो गई, बहुत ईजी, क्योंकि पैसा लाने की भी कोई जरूरत नहीं, बैंक बैलेंस है तो तुम्हारे पास पैसा हमेशा साथ में रहेगा। आया समझ में। तो इमरजेंसी जैसे ही पैसा आया, क्योंकि पैसा पोर्टेबल होता है, तुम उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होती आज के टाइम पे। उसकी वजह से एमएनसीज आ पाई, तो पूरी इकोनॉमी एक क्या हो गई, ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि एक देश का दूसरे देश से कोई कनेक्शन ना हो, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, आसपास की जो कंट्रीज हैं, या पूरे वर्ल्ड वाइड तुम कोई सी भी चीज बेच सकते हो। आईफोन जैसे इंडिया में इतने सारे यूजर्स हैं आईफोन के, कहाँ से आता है ये, यूएस से, चाइना से, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये सारे फोन, सिर्फ एप्पल की बात नहीं कर रहा मैं, सारे फोन, सारे टेक्नोलॉजी क्या सबके सब इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं क्या, नहीं। लेकिन बाहर से अपन इजीली मंगवा सकते हैं, किसकी वजह से, ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से, ठीक है। उसी की वजह से एफडीआई आया। एफडीआई आया तो तुम्हारी जीडीपी भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और इसीलिए अपन ने बोला कि ये पैसे की वजह से अपन कैपिटल मोबिलिटी बहुत इजीली हो गई है। कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है पैसे को मूव करना। जैसे तुम देखते हो जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारे अलग अलग लेवल पे डेवलप्ड हैं, लेकिन इनको सब अपन एक लेवल पे डेवलप कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो तुम्हारा शहर है, जैसे सपोज करो तुम जयपुर में रह रहे हो, जयपुर जितना डेवलप्ड है उसके 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, क्या वो एरिया उतना ही डेवलप्ड है क्या, नहीं। लेकिन वो एरिया उतना ही डेवलप्ड हो सकता है क्या, बिल्कुल। अगर वहां पे भी इंडस्ट्रीज आएंगी, तो इंडस्ट्रीज आएंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग रहने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, दुकानें खुलेगी, रेस्टोरेंट, मॉल, धीरे धीरे करके वो भी डेवलप हो जाएगा। और इंसान जो भी वहां पे पहली फैक्ट्री खोलेगा, वो फैक्ट्री तो लाएगा नहीं, वो क्या लाएगा, पैसा। तो यहाँ पे अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों लेवल पे अपन ने देखा है। कौन से दोनों लेवल पे, कि इंडिया के अंदर अंदर भी अपन बैलेंस कर सकते हैं रीजनल ग्रोथ को, कि जितना दिल्ली डेवलप्ड है उतना ही दिल्ली के आसपास के गांव भी डेवलप हो सकते हैं अगर अपन वहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करें तो। ठीक बात है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ अपन पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मोबिलिटी है, मतलब कि पैसे को अपन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेज पूरी इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड लेवल पर क्या हुआ कि भैया तुम्हारा एफडीआई बढ़ गया है। एफडीआई बढ़ गया है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है, तो अपन ने इंडिया में, तुमने देखा कि अमेजन का सेटअप आया, अमेजन का ऑफिस आया, हार्ले डेविडसन ने अपना यहाँ पे प्रोडक्शन चालू करा, और अभी आ रहा है कि टेस्ला गाड़ी भी अपना प्रोडक्शन चालू करेगी, अभी तक करा नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। तो जहां पे अपन इंडिया में अंदर अंदर की बात करें, तो इंडिया में सारे एरिया को अपन इक्वली ग्रो भी कर सकते हैं, और इंडिया के बाहर से भी लोग इंडिया में आके प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसकी वजह से, बिकॉज मनी इज पोर्टेबल, मनी से ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत इजी हो गया, ठीक है। हुआ क्लियर, ये पक्की बात है, ठीक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।